अगर मैं ओरिजिनल हूँ, मेरी कॉपी से अगर कोई कॉपी कर रहा है तो वो मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं लिख पाएगा ना। लेकिन फिर भी उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आ गए, तो उसका कारण एक ही है कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या है? वे ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ कि प्रेजेंटेशन। आप एग्जाम में लिख कैसे रहे हो, एग्जामिनर के सामने चीजों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल, जब आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, जैसे रिश्तेदार आए, तो आप कैसे देखो, नमकीन को एक अलग प्लेट में, बिस्किट को अलग प्लेट में, बिस्किट को ऐसे ही पॉलिथीन फाड़ के ऐसे ही पलट देते हो क्या? एकदम लाइन से लगाते हो ना बिस्किट्स को, लगाते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब ये तो सब लोगों ने देखा होगा। और हालांकि वो अलग बात है कि अपना मन करता है खाने का उस टाइम पे, लेकिन हम वेट करते हैं कि फिर रिलेटिव देख लें एक बार, सोचते हैं कि छोड़ दे थोड़ा सा तो हमारे लिए भी हो जाए, है ना? वो अलग यस। बात है। ठीक है। तो वहां पे क्या है, सारी चीज देखो, बिस्किट वही है। आप एक बच्चा है जो कि जैसे बिस्किट की पैकेट को फाड़ रहा है, सीधा प्लेट में पलट दिया, सीधा ले जाके रिश्तेदार के सामने रख दिया। दूसरा बंदा है, वही बिस्किट है, उनको एकदम अच्छे से सेट करके एकदम लाइन से लगा के लेके जा रहा है। किस बच्चे का ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर, रिलेटिव के ऊपर? सर फुल अरेंजमेंट। लाइन के हाँ, साथ। जो अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, एकदम लाइन में लगा के बिस्किट्स को, नमकीन को अच्छे से सेट करके, चम्मच चम्मच लगा के उसके ऊपर अच्छे से कप में चाय करके ले जा रहा है, उसका ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन बिस्किट तो उतने ही थे, 10 रुपए की पैकेट आपकी भी थी, 10 रुपए की थी, और जिस बच्चे ने अच्छे से सेट करके ले गया, उस बच्चे की भी 10 रुपए की पैकेट थी। लेकिन उसको उसका इंप्रेशन ज्यादा अच्छा क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छी थी। बात समझ में आई कुछ? यस सर। वे, सर। यस यस सर। सर। ठीक है। तो अपन को वे ऑफ प्रेजेंटेशन अपन को सुधारनी है बस। अब देखो, एग्जाम में सबसे पहले देखना है अपन को क्वेश्चन कितने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, यहां से अगर मैं देखूं, 6 मार्क्स का मेरा पेपर है, 60 मार्क्स का मेरा पेपर है, जिसमें कि 12 क्वेश्चन यहां से हैं ऑब्जेक्टिव, और यहां से 13 से 21 तक हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे यहां से 2 मार्क्स के हैं, और यहां से हैं आपके 3 मार्क्स के, और यहां से आपके 5 मार्क्स के। तो इनको जो अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, या फिर वेरी लॉन्ग आंसर्स जो हैं, इनमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये एटलीस्ट 2 पेजेस में करना होता है। कितने में? दो पेज। एटलीस्ट। दो पेजेस। सर ये सीबीएसई पैटर्न से पेपर है। मैं आपके एचपी बोर्ड की साइट किया है मैंने। सर एचपी बोर्ड का ही है ये। बोर्ड का पेपर है ये आपका, आपका ऐसा ही यस पेपर सर। आएगा बोर्ड का। आपके हिमाचल बोर्ड की वेबसाइट से ही लिया है मैंने ये पेपर। सर नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि जैसे आप जो क्वेश्चन करवाते हो ना, वो ज्यादा सीबीएसई पैटर्न टाइप होते हैं। हाँ देखो, आप यहाँ पे देखोगे, हिमाचल प्रदेश बोर्ड स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, मैंने सर आपके अब हिमाचल सर ये बोर्ड की हमारे साइट से सर एचपी बोर्ड हुआ का है। सर मैंने ध्यान नहीं दिया ऊपर, क्या बेटा? सॉरी। सर क्या हुआ एचपी सर बेटा? बोर्ड ये का हमारे को स्कूल में हुआ है। अच्छा, आया है आपके स्कूल में पेपर ये? मैंने ध्यान नहीं दिया ऊपर से, सॉरी, मुझे लगा यस सर। कि ठीक है, ठीक, सर कोई हमें नहीं, नहीं कोई मिला नहीं। लेकिन। क्या हुआ? सर सर ये ये करवाया हमारे को सर ये साइंस सर ने क्वेश्चन भी यही आते हैं, पेपर हमें आप पूछना सर हमसे अच्छा, क्वेश्चन ये सत्येंद्र वाले। सत्येंद्र सर ने करवाया है ये? सर ये वाले क्वेश्चन आप हमसे पूछना, मैं आते हैं वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने वाली बात ही नहीं है, हम सिर्फ हम देख रहे हैं प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन वोश्चन तो बात की बात है, वो तो आप पढ़ोगे ही, क्वेश्चन तो करके आओगे ही। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, अभी हम आएंगे एक ब्लैंक शीट पे, क्वेश्चन पेपर पे अब आएंगे बाद में, पहले आते हैं हम ब्लैंक शीट पे, है ना? तो इस स्क्रीन को हटाता हूं मैं, और आता हूं एक ब्लैंक शीट पे।
स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। आपके पास जो क्वेश्चन होंगे, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि हमें लिखना कैसे। जैसे मान लो कि आपका आंसर्स जो होते हैं जनरली आपके कितने टाइप के होते हैं। एक तो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर यानी कि 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको पॉइंट वाइज करना है, पॉइंट वाइज करना है, चाहे आपको इस पैराग्राफ फॉर्म में करना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस में आप कंप्लीट करो। कितनी में? 6 लाइंस। एक बच्चा आया, एक बच्चे ने बोला सर मेरे को ना करंट के बारे में पूछा है या फिर ओम्स लॉ के बारे में पूछा है, मेरे को ओम्स लॉ बहुत अच्छे से आता है, मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पेज भर दूं? क्या भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पेज नो नो सर। नहीं भरना चाहिए। नो। मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना भी लिख लो, आपको 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा ना। 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा रहा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई पॉइंट वाइज लिखना चाहता है, पॉइंट वाइज जैसे स्टार बना के, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी लिखो, 1, एक और पॉइंट लिख दिया, एक और पॉइंट लिख दिया, एक और पॉइंट लिख दिया। तो पॉइंट वाइज अगर आप करोगे तो एटलीस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए। 4 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए। और याद रहे कि पॉइंट में, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में परफेक्ट पॉइंट होने चाहिए बिल्कुल, तब जाके आपका आंसर को जो मतलब जो आपको मार्क्स सही मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। सेकंड आता है हमारा न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल टाइप में आपको कैसे करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि गिवन डाटा लिखना है। जैसे किसी एग्जाम में दे रखा है, किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस V या फिर डेल्टा V इक्वल टू 20 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल 20 वोल्ट दिया है और उसमें दे रखा है करंट, तो करंट I इक्वल टू मान लो 5 एम्पियर दे रखा है। और आपको पूछा है रेजिस्टेंस, तो नीड टू फाइंड क्या पूछा है? रेजिस्टेंस R। आगे लगा दो क्वेश्चन। अब आपको करना है फॉर्मूला, यूज ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर। अब देखो ये वेरिएबल आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि V आपने डेल्टा V ले लिया था, या फिर यहाँ पर डेल्टा V बोल दो। डेल्टा V आपने बता दिया था पोटेंशियल डिफरेंस है, I बता दिया था करंट है, और R आपका रेजिस्टेंस है। सिंपल यहाँ पे पुट दी वैल्यूज। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो जरा। डेल्टा V कितना है आपका 20 इक्वल टू I कितना है आपका 5 इंटू R। R कितना आ गया 4, या फिर लिखो यहाँ पे, लिखो वैसे 20/5 यानी कि 4 ओम। देन कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अगर वायर है तो वायर लिख दो, या फिर कंडक्टर है तो कंडक्टर इज 4 ओम। देन आपका कंप्लीट होगा आंसर। तो जो ये जो R इक्वल टू 4 ओम है, इसको आप क्या करोगे, ब्लैक पेन से ऐसे डब्बा बनाओगे, बॉक्स। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। इसको भी अगर आप चाहो तो बॉक्स बना सकते हो।
इस तरह से अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने सिर्फ एक प्रोटोटाइप बताया है कि इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बोलो चमका। यस सर यस। यस सर। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि आ, लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर में आपका 3 मार्क्स का आंसर से क्वेश्चन में एटलीस्ट या फिर बोल दूंगा रेंज बता देता हूँ मैं आपको। रेंज समझ लीजिए आप कि एक पेज, एटलीस्ट एक पेज तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 पेज। ये 1 पेज भी कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा किसी ने कि उसमें कोई ये डाल लिखनी है। अभी मैं एक मेथड और बताऊंगा आपको फाइनल में कि आपको आंसर एक्चुअल में लिखना कैसे है। ठीक है, मेन कंटेंट, उसके बाद में लास्ट में जाके जैसे मेन कंटेंट मान लो यहाँ पे आ गया, कंक्लूजन जरूर लिखना है, कंक्लूजन जरूर लिखना है। सिमिलरली हम आते हैं नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप में आते हैं अब क्या, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग, सॉरी वेरी लॉन्ग, यानी कि 5 मार्क्स। सर ये पीडीएफ आप सर सेंड करोगे ग्रुप में? ये जो लिखा हुआ है, यस सर। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये गंदा सा आपको चाहिए क्या बाद में? सर कोई बात नहीं सर, आप सेंड कर देना ना, अभी मैं लिख नहीं रही ठीक है हूँ साथ ठीक में। है ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग वाले में क्या करते हैं, वेरी लॉन्ग वाले में क्या करते हैं, उसमें भी कंटेंट सेम रहेगा, आपको फर्स्ट वाले में इंट्रो इंट्रो लिखना है। इसमें एक बात का याद रखना है कि आप यूज करो ना सेकंड वाले में, जो मेन कंसेप्ट होता है, मेन कंसेप्ट होता है, इसमें हेडिंग बनाने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में लिख दिया मैंने, कुछ भी, कोई भी मतलब कोई टॉपिक अगर आप सोचो, जैसे ओम्स लॉ ही सोच लिया, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दिया। दूसरा पॉइंट लिख लिया करंट, करंट को डिफाइन कर दिया। अगर मुझे ओम्स लॉ को ही 5 मार्क्स में लिखना है, तब की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो मैं हेडिंग बना रहा हूं, एक्चुअली में हेडिंग है नहीं, ओम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए हेडिंग है नहीं, लेकिन मैं फिर भी रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहा हूं, करंट को डिफाइन कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि ओम्स लॉ अकेला 5 मार्क्स में आया है और कुछ पूछा नहीं ना उसने ओम्स लॉ के साथ, वैसे ऐसा होगा नहीं। तो कोशिश करो कि जो जो कंटेंट है, मेन कंटेंट है, उसमें हेडिंग फॉर्म में लिख, छोटी छोटी हेडिंग बनाओ उसके आगे, और हेडिंग हमेशा ब्लैक पेन से आएगी। ठीक है, सर हेडिंग स्केच फॉर्म से में भी अगर कर आप सकते लिखोगे, हैं। क्या बेटा? सर स्केच से भी। नहीं नहीं नहीं, स्केच नहीं, स्केच नहीं, आप ब्लैक पेन, सिंपल ब्लैक पेन, बॉल पेन, सर बॉल पेन से। हमारे मैम है ना साइंस वाले, सर वो बोल रहे थे कि हाँ, आपने स्केच यूज करना है। स्केच यूज करना है, करना है या कर सकते हैं? सर मतलब कि करना है आपने, कि उससे अच्छा लगता है, सर उन्होंने भी आज यही बताया ना। कर सकते हैं स्केच से। स्केच से होता क्या है कि कभी कभी अगर आपकी कॉपी थोड़ी सी नमी पकड़ गई, तो स्केच वाला फैल जाती है स्याही, एक्चुअली में स्केच वाली जो स्याही होती है, नहीं आपने उन्होंने देखा तो होगा कब। हाँ, मैं ब्लैक में यूज करूंगी। क्या बेटा, क्या बोला सर अवनीत वो कौर बेटा? यूज करूंगी।
नहीं नहीं, आपकी मर्जी है। आप अगर आप स्कूल टीचर बोल रहे हैं तो आप पेन स्केच भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर क्यों नहीं करता स्केच को, क्योंकि एक तो स्केच का होता क्या है कि आपको वर्ड्स बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं उसके लिए, क्योंकि स्केच थोड़ा मोटी राइटिंग होती है ना स्केच की। जैसे इस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ यहीं पे। देखो स्केच की इस तरह से होती है, जैसे आप लिखोगे करेंट तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा फोकस अलग, ये तो अलग बात है कि भाई जब बड़ा लिखोगे थोड़ा गहरा लिखोगे तो अच्छा तो दिखेगा ही वो। अब वैसे नॉर्मल लिखोगे तो आप करंट ऐसे लिख दोगे। आ रही बात समझ में? यस सर। स्केच भी यस एक ऑप्शन है, बट स्केच का सीन वही है कि अगर थोड़ा सा गलती होता है दूसरे पेज पे अपनी छाप छोड़ता है वो स्केच। जैसे अगर आप इस साइड में लिख रहे हो, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप अपनी कॉपी के इस साइड में लिख रहे हो, आप खुद देखना, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि मान लो मैंने इस कॉपी के पेज के इस साइड में स्केच से हेडिंग लिख दी, हेडिंग, और नीचे दो लाइन थोड़ी गहरी से बना दी। तो इसी जगह पे पीछे वाले पे अगर मैंने कुछ लिखा होगा ना पीछे साइड में, तो उसको डिस्टर्ब करेगा ये लिखा हुआ यस सर, यस सर ऐसे सर होता है। स्केच। करता है कि नहीं करता है? यस सर हाँ, यस सर तो इस वजह से मैं स्केच के लिए यस मना करता हूँ। उस पेज को तो अच्छा लगेगा लगेगा कि हाँ भाई पेज बहुत अच्छा सुंदर सा लग रहा है, लेकिन अगर आपकी स्केच थोड़ी सी पुरानी हो गई तो वो ज्यादा गहरा कलर छोड़ने लगती है। तो जैसे ही ज्यादा गहरा कलर छोड़ा तो वो पीछे वाली साइड में जो आपने लिखा हुआ है मेहनत करके, वो गंदा लगने लगेगा फिर। भाई यस एक सर पेज अच्छा लगने के चक्कर में दूसरा पेज गंदा लगे, वो काम क्यों करें? अगर आप पेन से लिखोगे तो पीछे वाला पेज भी सही रहेगा और इस साइड वाला पेज भी सही रहेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर तो ये आपकी चॉइस है कि आप आपकी स्केच ऑप्शन रखना चाहते हो या ब्लैक पेन रखना चाहते हो। बट मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप ब्लैक पेन से लिखें, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। जो कंसेप्ट आ गया हमारा, ये करंट एग्जांपल बता रहा था मैं, हाँ। जैसे थर्ड हेडिंग मैंने डाल ली रेजिस्टेंस करंट, और क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे, और देखो हेडिंग अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा हेडिंग का याद दिला देना मेरे को कि सर हेडिंग और बतानी थी आपको, हेडिंग के बाद में कैसे लिखते हैं, ठीक है? ये चीज और बता देना। थोड़ा सा एक चीज और बतानी थी मेरे को, डिफरेंस, कि हम करते क्या है, थोड़ा सा एक मिस्टेक कर देते हैं डिफरेंस लिखते टाइम, कि डिफरेंस कैसे लिखना। फॉर एग्जाम्पल मेरे दो चीजों के बीच में डिफरेंस लिखना है मुझे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, अगर आ, साक्षी एंड सोनाक्षी, साक्षी एंड अप्सरा, साक्षी एंड अप्सरा के बीच में डिफरेंस लिखना चाह रहा हूँ। चलो, साक्षी एंड अप्सरा के बीच में डिफरेंस लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने पहले ऐसे किया, और इन दोनों को अलग पेन से लिखूंगा, अलग पेन से बना ही देता हूँ। देखो जैसे मैं मान लो कि ब्लू पेन से लिख रहा हूँ नॉर्मल राइटिंग, नॉर्मल राइटिंग ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, तो इसको क्या करूंगा मैं ब्लैक पेन से बनाऊंगा पहले। ब्लैक ये है, तो मैंने लिखा साक्षी अप्सरा, ऐसे लाइन बना दी। ये बनेगी मेरी टेबल। टेबल को एंड नहीं करना है नीचे की तरफ, क्योंकि हो सकता है कि किसी कोई नीचे निकल जाए और ज्यादा जरूरत पड़ जाए, तो अपन को वो नहीं करना। जैसे मान लो हम जो नॉर्मल पेन लिख रहे थे, ब्लू पेन, ग्रीन की जगह ब्लू पेन है मतलब। जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा कि साक्षी की जो अटेंडेंस है, साक्षी की जो अटेंडेंस है वो लमसम 80% है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने साक्षी की अटेंडेंस लिखी, तो फर्स्ट पॉइंट में और अप्सरा की क्या लिखूं फिर? मान लो मैंने लिख दिया कि अप्सरा की जो हाइट है
वो 5 फुट 7 इंच है। 5 फुट 7 इंच। क्या मैंने सही किया ये? नो सर, No, क्या करना sir. चाहिए था इसमें? क्या करना चाहिए? ये जब सर अटेंडेंस ही लिखनी चाहिए Attendance. थी। मैं यही बताना चाह रहा था कि जो प्रॉपर्टी आप साक्षी की लिख रहे हो वही प्रॉपर्टी आपको अप्सरा की लिखनी है, क्योंकि अगर आप सेम प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो टीचर का दिमाग खराब हो जाएगा, टीचर का फ्यूज उड़ सकता है। और अगर टीचर का फ्यूज उड़ गया, अगर टीचर को मेहनत करनी पड़ी आपके आंसर पढ़ने में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा करना है कि टीचर को कम से कम मेहनत करनी पड़े, कम से कम मेहनत करनी पड़े टीचर। और टीचर को चेक करने के लिए अगर कम से कम मेहनत करनी पड़ी, तो वो उतनी ही इजीली आपको मार्क्स देके चला जाएगा, उतना ही इजीली आपको मार्क्स दे देगा। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो जैसे अपने ये क्या किया, हमने गलत किया, इसका मतलब इसको हटा देते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिखना है, मान लो इसकी अटेंडेंस लिख दो। अटेंडेंस मान लो कितनी है, 70%। फॉर एग्जाम्पल कि सेकंड पॉइंट में लिखते लिखते मान लो साक्षी के बारे में थोड़ा लंबा है, यहाँ तक आ गया सेकंड पॉइंट। और अप्सरा का सेकंड पॉइंट मान लो यहाँ से यहाँ पे एंड। थर्ड पॉइंट साक्षी का मैं यहाँ से लिखूंगा, और अप्सरा का थर्ड पॉइंट यहाँ से लिखूंगा। क्या सही है ये? नो No, सर। sir. No, sir. कहाँ से लिखना चाहिए No, था? sir. सर जहाँ से साक्षी का स्टार्ट किया। यस, जहां से साक्षी का स्टार्ट किया है हमें वहीं से लिखना चाहिए था। जैसे जहां से साक्षी का यहाँ से है, तो अप्सरा का भी थर्ड पॉइंट यहीं से स्टार्ट कर। क्लियर हुआ डिफरेंस कैसे लिखा जाता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes. अब अपन आते हैं मेन आंसर राइटिंग पे कि भाई आंसर में क्या क्या फॉलो करना है। यहां से हम देखते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपने क्या हेडिंग डाली है, करंट। फॉर एग्जाम्पल आपने हेडिंग डाली करंट। तो नहीं, हाँ, उससे उससे भी पहले एक चीज है कि जो आप क्वेश्चन नंबर डालोगे, फॉर एग्जाम्पल कि आप डाल रहे हो कि आंसर नंबर फर्स्ट कर रहा हूं मैं, तो अब कलर चेंज कर देता हूँ पहले इसका, ब्लैक लिख देता हूँ। जैसे आप ये हमारा यहाँ से कॉपी स्टार्ट हो रही है, पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने लिख दिया यहीं पे आंसर। आंसर मान लो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आंसर हुआ, आंसर आंसर 1 कर रहा हूं, तो बीच पेज में लिखना है, सेंटर ऑफ द पेज में लिखना है। और आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, यहां से स्टार्ट। जैसे मान लो यहां से आंसर आपने राइट करना शुरू किया, ऐसे करके आंसर लिख दिया। अब जैसे ही आंसर आपने लिखा, आंसर आपने लिख दिया पूरा, ठीक है भाई। अब आंसर में करना क्या है, हेडिंग हमेशा कैसे लिखनी है, हेडिंग। हेडिंग कैसे लिखनी है, एक मिनट जरा। अरे यहाँ पे लाइनिंग वाला पेज आता था, कहाँ से आता, मैं इसको यूज कम करता हूँ। मैंने देखा तो था। नहीं, अभी नहीं मिलेगा वो। देखो, जब भी आपको वो करना है, अरे वो कहाँ गया भाई, टास्क बार कहाँ गया यहाँ से?
तो टास्क बार कहाँ गया? अगर मिल जाए वही कहाँ गया? हम्म, हम्म। अब देखो, जैसे मान लो आपका आंसर कहीं पे जहां पे भी खत्म हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज था, चलो यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, ये आपका पेज था, आपने यहाँ पे लिखा आंसर वन, ये लाइन थी पेज की। मतलब आपका यहाँ तक लिखते 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 आपका आंसर आ गया यहाँ तक आपने लिख दिया। जैसे मान लो लास्ट लाइन आपकी लिखने वाली ये थी, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड जो भी था, आपका आंसर यहाँ तक एंड हो गया। तो नीचे 2 लाइन या फिर मान लो मोर देन 2 लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, कि मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड वगैरह लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, आंसर नया वाला यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे लिखना क्या है, फिर आपको लास्ट में लिख लेना है PTO, ऐसे नीचे वाली लाइन क्या लिखना है, PTO। PTO का मतलब क्या है भाई? The please turn over. यस, प्लीज टर्न ओवर। इसका मतलब होता है कि भैया हमारा पेपर खत्म नहीं हुआ है, तुम ये देख के कि 4 लाइन नीचे खाली रह गई, तुम ये समझो कि अब पेपर बच्चे का खत्म हो गया, तो हमारा पेपर खत्म नहीं हुआ है, आगे पेज और है, टर्न ओवर करो। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. जैसे मान लो मैंने मेन हेडिंग डाल दी, जब मेरे को सब हेडिंग में से लिखना है तो मेन हेडिंग डाल दी मैंने, मान लो फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये मैंने मेन हेडिंग डाली। अब अगर मैं सब हेडिंग डाल रहा हूं तो कैसे डालनी है? तो जैसे मान लो मैं रेजिस्टेंस को इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ऐसे करूंगा अंदर और यहां से लिखना शुरू कर दूंगा। सिमिलरली करंट को लिखूंगा और यहां से ऐसे लिखना शुरू कर। ये मेरी मेन हेडिंग थी, ये सब हेडिंग है। ये क्या है, मेरी मेन हेडिंग है। ये क्या है, मेरी सब हेडिंग। सारी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। और एक चीज और, जैसे ही हमारा कोई फॉर्मूला आता है, जैसे ही कहीं पे फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला मान लो V=IR, तो इसके ही साथ हमें लिखना है हियर V इज करंट, V इज वोल्टेज, I इज करंट इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर हो, कंडक्टर हो, जो भी हो। मतलब वेरिएबल सारे के सारे डिफाइन करने हैं अपन को। बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, किसी को डाउट है कोई? No, sir. अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, अभी तक। No, sir. अपन ने शॉर्ट आंसर लिखना सीखा, न्यूमेरिकल लिखना सीखा, न्यूमेरिकल कैसे करना है, अपन ने डिफरेंस लिखना सीखा, अपन ने लॉन्ग आंसर लिखना सीखा, अपन ने ये सीखा कि पेज में कैसे लिखना है, कैसे ट्रीट करना है पेज को, और अपन ने ये देखा कि कौन से आंसर को कितना टाइम देना है। एक चीज और कैलकुलेशन करनी, कि आप देखना कि 12 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के, तो उसमें से कम ही टाइम लगेगा। 12 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट मुश्किल से, तो वहां से 12 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में टाइम डिवाइड कर लेना पहले ही घर पे बैठ के, कि मान लो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 पेज से ज्यादा लिखना है आपको, 2 से ढाई पेज का, 2 से ढाई पेज में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे।
ऐसा नहीं करना है कि शॉर्टकट में मार दिया और सब ठीक है, वो हो गया, काम खत्म हो गया। ये नहीं करना, तभी आपको पूरे मार्क्स मिले। इसीलिए तो सेम आपकी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अच्छे से प्रेजेंट करके जिसकी 70 आनी चाहिए थी वो 80% बना ले जाता है। आपको मैंने एग्जांपल दिया था बिस्किट्स वाला, एक रिश्तेदार के आगे बिस्किट्स ले जा रहे हो तो उसको अच्छे से अरेंज करके ही रखो, बिस्किट तो आपके जा ही रहे हैं फिर भी, है कि नहीं? तो अच्छे से अरेंज करके रखोगे उसके सामने तो उसको भी अच्छा लगेगा ना। तो सिमिलरली एग्जामिनर के लिए भी होता है कि जितना अच्छा एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। No, sir. No, sir. और एक चीज और डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखते लिखते, फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिखना था पेपर, पी ए, लेकिन मैंने गलती से ऐसे लिख दिया, PAPR लिख दिया। अब क्या करूं? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐसे काट देते हैं, ऐसे ऐसे, अब लिखेंगे पेपर। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मान लो मेरे पे गलती से लिख गया PAPR, तो यहीं पे P बनाएंगे फिर R बनाएंगे, तो ये गंदा सा हो जाता है। तो उसको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, एक उससे कर देना है और लिख दो, आगे लिख देना है पेपर। एक लाइन, ओनली वन लाइन बनानी है उसके ऊपर, बस। देखो, जब आप ऐसे बनाओगे ना, ऐसे इस तरह से बनाओगे, रंगीन बना दोगे, तो वो पीछे वाले पेज की राइटिंग को खराब करेगा। पहली बात तो करता है कि नहीं करता? आप एक अभी बैठे हो कहीं पे भी, एक पेज पे एक ही जगह पे 10 बार पेन चला के देखो तो पीछे वाले पेज पे गड्ढा बन जाता है, गड्ढा उठा सा गड्ढा बन जाता है। बनता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो पेज के बैकग्राउंड को खराब करेगा। दूसरी बात, आप देखोगे पेज में ये हाईलाइटेड हो गया एरिया, ये वाला एरिया हाईलाइटेड हो गया था, तो ये काम हमें नहीं करना। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज हमसे कट जाती है, गलत हो जाती है, तो जैसे आप मान लो स्टडी की स्पेलिंग लिख रहे थे, आपको ओनली एक बार ऐसे करना है बस, आगे फिर से लिख दो, कोई दिक्कत। ये इतनी जल्दी हाईलाइटेड नहीं होगा। और गलत एक बार अगर आपने उसके ऊपर लाइन बना दी, इसका मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये आपसे गलती हुई है। ये होता है स्मार्ट वे। गलती करने के बावजूद भी अपनी गलती को छिपा लेना। भाई अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी गलती तो छिपा रहे हैं यहाँ पर, अदरवाइज एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने गलती की है। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और एक बात, जो भी आपके डायग्राम्स हैं, जैसे एग्जांपल बताऊं जनरेटर का, वर्किंग में आपके जनरेटर है ना, AC DC जनरेटर, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. AC और DC जनरेटर, प्रोबेबली उन दोनों में से एक न एक जनरेटर आ जाता है एग्जाम। तो उन जनरेटर के डायग्राम्स को घर पे ही कम से कम 4-4 5-5 बार बना के प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि एग्जाम में हाथ चले एकदम स्पीड में। एग्जाम में स्पीड में हाथ चलेगा और परफेक्ट डायग्राम एक ही बार में बन जाएगा, ज्यादा इरेजर का उसका यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। और एग्जाम में HP की पेंसिल लेके जाइएगा, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा डार्क होती है। HP की पेंसिल थोड़ी ज्यादा डार्क होती है, उससे ये होगा कि आपका डायग्राम ज्यादा क्लियर दिखेगा। बात समझ में आ रही? कौन सी पेंसिल? HB कौन सी pencil. पेंसिल? HB HB, pencil. HB की पेंसिल। ये समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब किसी को कुछ भी डाउट है पेपर से रिलेटेड, सर मेरे को ना ये चीज थोड़ा सा आप बताएंगे, कुछ भी, एनीथिंग, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, अगर हमें ये चीज बची है तो। और एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन ऑप्शन में दिए हुए हैं उनको भी कर दें, ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं करने होते। और वैसे अगर मान लो, चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको, ये स्क्रीन स्टॉप करिए, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम, सर ने बोला है सारे क्वेश्चन करने हैं, तो सारे करके ना आ जाए कहीं। जैसे आप कोई पेपर दिख रहा है,
इस पेपर में अगर आप देखोगे नीचे ऑप्शन दिया होगा सबसे लास्ट में, जैसे अथवा और, जैसे 27 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन में दोनों में से आपको एक ही करना है, या तो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, या फिर ये क्वेश्चन, इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है, ओनली वन क्वेश्चन ही करना है दोनों में से। अगर एक अटेम्प्ट कर दिया मतलब ये हो गया, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है सारा बोल रहा हूं मैं तो इस क्वेश्चन को भी कर दो, अगर ये किया है तो इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है किसी भी हाल। बात समझ में आ रही है? कोई भी सर क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है, हमेशा याद रहे इस बात। क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना बेटा, होती है क्या नेगेटिव मार्किंग बोर्ड में? यस सर। नहीं होती ना। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारा अटेम्प्ट कर किया। टाइम मैनेजमेंट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे का क्या हुआ कि मान लो कुछ दिक्कत हो गई या कुछ भी सही, थोड़ा लेट हो गया या कुछ भी, उसके पास टाइम कम है, टाइम बचा लास्ट में, उसके पास दो क्वेश्चन बचे और 15 मिनट बचे हुए। अगर वो अच्छे से करेगा तो एक ही क्वेश्चन को कर पाएगा और दो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या करना चाहिए? कोई बताएगा? हैंड रेस करेगा कोई, बताएगा मेरे को कि क्या करना चाहिए उसको जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सके? क्या करना चाहिए सर उसको? सभी क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट। क्वेश्चन क्या? हाँ सौरभ बताओ आप। हाँ मौलिका आप सर बताओ, सभी मौलिका। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सर। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। सर सभी। सर दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा? आपके पास टाइम नहीं है ना, 15 मिनट में कैसे करोगे आप दोनों क्वेश्चन? सर मेरी मिनी सर 10 उसको मार्क्स। प्रैक्टिस। चार्ट के फॉर्म में लिखना चाहिए। सर उसको क्या वो बेटा? क्वेश्चन चार्ट के फॉर्म में लिखना चाहिए, जिससे अगर वो 5 नंबर के क्वेश्चन है तो 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे उसमें। स्मार्ट आंसर, वेल डन। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जब आपके 15 मिनट बचे हैं, मान लो कम टाइम बचा हुआ है और आपको 5 मार्क्स से दो क्वेश्चन बाकी हो, दोनों आते हैं आप, तो आप क्या करो? क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखो, भले ही एक पेज में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 नंबर के क्वेश्चन को हमें 2 पेज में ही लिखना है, कोई बात नहीं, टाइम कम है, एक एक पेज में दोनों क्वेश्चन को करो। तो होगा क्या कि अगर आपने टू द पॉइंट लिखा है तो 5 नंबर की में 3.5 नंबर, 4 नंबर, 3.5 नंबर से 4 नंबर दे देगा। मान लो 3 नंबर दिए, हम मान लेते हैं चलो 3 नंबर दिए उसने, हम और वर्स्ट ले लेते हैं कि उसने क्या किया, एक पेज में पॉइंट टू द पॉइंट लिखा, एग्जामिनर ने 3 नंबर दिए, एक क्वेश्चन में आपने 3 नंबर दिए, दूसरे क्वेश्चन को भी सेम किया, तो तीन तीन कितने हो गए? 6 मार्क्स हो गए। यस सर। और अगर आप एक ही क्वेश्चन को 2 पेजेस में लिखते तो ये गारंटी नहीं थी कि 5 में से 5 मिल जाए। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो तरीका कौन सा बढ़िया रहा? दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, आपके पास डेट शीट आ गई है तो ये जो साइंस का पेपर है उससे पहले कितने दिन का गैप है? सर 2 छुट्टियां हैं। 2 छुट्टियां हैं। तो 2 छुट्टियां थोड़ी सी कम है इसके लिए, तो अभी से आप एक दो बार साइंस को पढ़ लो। सबसे पहला पेपर किसका है? सर मैथमेटिक्स। मैथ। मैथमेटिक्स का है। किस डेट, डेट क्या है बेटा? मैथमेटिक्स की डेट क्या है? सर सर 2 2 मार्च। सर 2 तारीख है। 2 मार्च को है। तो सर 2 मार्च 2 तारीख को है फिर मैं आप मैथमेटिक्स को स्टार्ट करना पड़ना, आई थिंक 28 फरवरी की है ना, 28 ही तो 28 ही की होगी। सर 29 की है। हाँ सर इस 29 की बार है। 29 की है। हाँ 29 की है। तो इसको स्टार्ट करना आप 4 दिन पहले से, 4 या 5 दिन पहले से मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स को हाथ मत लगाओ, 5 दिन पहले स्टार्ट करना, क्योंकि होगा क्या कि अभी आप मैथमेटिक्स में टाइम दोगे, फिर आपको बोर्ड एग्जाम से पहले 3-4 दिन पहले से टाइम देना पड़ेगा। तो अभी 5 दिन पहले से उसी टाइम पे टाइम दे लेना, इस टाइम पे साइंस को पढ़ लो, क्योंकि दो ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना सबसे ज्यादा, साइंस और मैथमेटिक्स।
बाकी सब तो हलवा टाइप ही होती है, इंग्लिश हिंदी वगैरह ये सब, है ना। सर एसएसटी तक होती है। सर उसका लेंथी पेपर होता है, फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है। मैथ का ना, सर एसएसटी। एसएसटी, अच्छा एसएसटी, सर मैथ का तो हो ठीक है। जाता है टाइम पे। हाँ मैथ का तो हो ही जाएगा, खैर मैथ तो अच्छा ही होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि होगा क्या ना, उस टाइम पे एक ही बार के रिवीजन में सीधा पेपर दे आओगे आप, सीधा पेपर दे आओगे। ये साइंस के लिए 2 दिन थोड़े से कम है, इसलिए साइंस को थोड़ा सा पढ़ लो अभी, अभी रिवाइज कर लेना, आज के बाद में स्टार्ट कर देना, अभी 2-3 दिन में साइंस को एक बार पढ़ के बंद करके रख दो आराम से, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भले ही लग जाए, आराम से अच्छे से साइंस को पढ़ लो, और जो आपको और डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता हो उसके बाद में वो स्टार्ट कर दो। लेकिन याद रहे, 5 दिन पहले, 2 तारीख को पेपर है, 2 से 5 दिन पहले आपको मैथ को स्टार्ट कर देना, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाई जाती है टफ सब्जेक्ट्स के लिए हमेशा। इजी सब्जेक्ट है उनके सामने अगर 1-2 दिन का गैप है, 2 दिन का 3 दिन गैप है, तो फिर हो जाएंगे, वो उस टाइम पे भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरी साल अगर आप पढ़े हो तो वो 2-3 दिन में हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है मैथ साइंस इन सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, यस ठीक है। सर। आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वो स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ आपको। हम्म, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। सर ले लिया। ले लिया सबने, ठीक है। यस। हम्म, एक मिनट रुको, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसको। इसका भी ले लो। सर ले लिया। ठीक है, तो बच्चों सब लोग अच्छे से करें पेपर, एकदम एकदम धमाकेदार पेपर करके आना, मजे से। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड मिलते हैं एग्जाम के बाद में, एग्जाम के एक्सक्यूज मी बाद में इन द सर। सेंस कि का 11th में मिलते हैं। अब आप 11th 9th के नहीं, वो सॉरी 10th के नहीं, आपका प्रमोशन होके मिलेंगे अब हम लोगों आप लोगों से, ठीक है। जल्दी यस मिलेंगे बेटा, सर। जल्दी मिलेंगे। और लोग अब आप कहलाओगे, जब भी आप हमसे मिलोगे तो कहलाओगे आप 11th के हो, ये कहलाओगे, ठीक है, प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बेटा, बताओ बताओ बोलिए। सर जो अभी आपने पेज खोला है सर, इससे अगला पेज करना जरा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, अभी जो आप मिलेंगे अपन लोग, तो आप 11th में होंगे, और 11th में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे अपन लोग, जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट होंगी आपकी, और सारी चीजें एकदम अच्छे, जो आप 10th में पढ़े हो वो आप 12th में पढ़ोगे, और जो 9th में पढ़े थे वो आप 11th में पढ़ोगे, मतलब उसी की एक्सटेंडेड वर्जन, और ज्यादा डीप में पढ़ाएंगे चीजों को, ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। बाय एवरीवन, मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, बोर्ड के एग्जाम के बाद। बाय सर, गुड नाइट ऑल द सर। बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू एवरीवन। सर। बाय सर सर। गुड नाइट। वेलकम बाय एवरीवन, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम।